तो केवी कंकड़बाग पटना एल्युमनी एसोसिएशन की ओर से आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हमें बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि हमारे बीच 1985 बैच के एक प्रतिष्ठित एल्युमनस डॉक्टर शैलेश कुमार उपलब्ध हैं, जो वर्तमान में सीएमआरआई कोलकाता में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर शैलेश कुमार एक अत्यंत अनुभवी और सम्मानित चिकित्सक हैं, जिन्होंने देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी है। अपने प्रोफेशनल कार्यों में साथ साथ ये के सामाजिक कार्यों में भी इनका सक्रियता काफी रहा है, विशेष रूप से वेस्ट बंगाल और कोलकाता पुलिस के साथ। अच्छा, इसके अलावा उन्हें संगीत और अभिनय का भी विशेष शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी समृद्ध बनाता है। ये न केवल इंडिया में बल्कि बाहर के कई देशों में भी अपना संगीत और अभिनय का प्रस्तुति दे चुके हैं। हम सभी के लिए डॉक्टर शैलेश कुमार कोई नया नाम नहीं है। वे हमारे अलुमनी मीट्स के एक बहुत ही परिचित और लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। और आप सबको याद होगा कि हम लोगों का जितना भी अपने स्कूल में हम लोगों का अलुमनाई गेट टुगेदर रहा हो, मेगा अलुमनी 2014 का मेगा मीट या 16, उस सब में इन्होंने बहुत अच्छा एंकरिंग किया है, बहुत अच्छा। उनका तो बहुत, जितना तारीफ किया जाए वो कम है। अपने सहज मिलनसार स्वभाव और शानदार एंकरिंग के कारण वे हमेशा से ही अपने साथियों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं, और आज भी वही अपनापन और ऊर्जा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। आज उनका विषय है होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर, नीड ऑफ द आवर। यानी कि स्वास्थ्य को केवल बीमारी के इलाज तक सीमित न रखकर शरीर, मन, भावनाओं और जीवन शैली सभी पहलुओं के संतुलन के रूप में देखना। आज के दौर में जब जीवन शैली तेजी से बदल रही है, यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह सत्र हम सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक रहेगा। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर शैलेश कुमार का हार्दिक स्वागत करें और उनसे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने का आग्रह करें। डॉक्टर शैलेश कुमार, प्लीज वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। वेरी थैंक यू करण थैंक भैया। यू ऑल। थैंक यू। सबों को प्रणाम। छोटों को बहुत बहुत प्यार। अ, बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं, बहुत सारे चेहरे नहीं दिख रहे। मैं चाहूंगा कि सारे चेहरे दिखें, सब जान पहचान वाले हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और खासकर मतलब आप लोग बहुत सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और मैं मेरे हृदय से जो उद्गार निकल रहे हैं कि आपने मौका दिया मुझे और आप सबों को सामने से देखने का मौका मिल रहा है। और एलुमनाई एसोसिएशन ने जो ये प्रक्रिया, एक जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। हम सबों को महीने में एक बार कम से कम एक दूसरे से बात करने का, देखने का, जुड़ने का मौका मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत बात है ये। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ स्लाइड शेयरिंग। तो मुझे बोला गया था, तो मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ रहता नहीं है। हर जगह, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर चीजें उपलब्ध हैं। अ, मैं कुछ स्पेशल बात नहीं कहूंगा, कुछ ऐसा नहीं कहूंगा, ज्ञान की एक भी बात नहीं करूंगा। जो हम लोगों के बीच में जो नॉर्मल बातचीत होती है वहीं तक मैं सीमित रखूंगा इसको। और मैं चाहूंगा कि कुछ हम लोग नया सीख सकें, कुछ नई बातें कर सकें, जो पुराने लोगों से जो हमने सीखी है, दोबारा अगर हम उसको अपने जीवन में ढाल सकें तो अच्छा होगा। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ता हूं मैं इस पर। तो एक बार फिर से सबों को प्रणाम और आपकी गुड विशेष चाहिए। ये तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है, बचपन में ही हमने पढ़ा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यानी ये हमारा दर्शन है, ये भारतीय दर्शन है कि हम चाहते हैं कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी न बने।
और सर्वत्र शांति शांति शांति। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ना, सर्वत्र अशांति अशांति अशांति, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है ये। उस वजह से हो रहा है, बिकॉज इनके थॉट प्रोसेस अलग है। तो ये सारी अशांति जो विश्व में फैली है, सारा तो क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस वर्ल्ड के लेवल पे ठीक नहीं है। 1970 में इसी तर्ज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1970 में शुरू किया था कि हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब कि हेल्थ सर्विसेज की सुविधा जो है हर किसी के पास पहुंच जाए। हर किसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसी व्यवस्था हो समाज में कि हर किसी को बहुत ज्यादा खर्च किए बिना, बहुत ज्यादा परिश्रम किए बिना, बहुत ज्यादा ट्रेवल किए बिना, हर किसी को स्वास्थ्य का एक अधिकार होना चाहिए, और हर किसी के पास फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को जोड़ा, इमोशनल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, सो एवरीथिंग। हेल्थ का एक डेफिनेशन था, बट ये हेल्थी लाइफस्टाइल जो था, लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए हमारा। तो लाइफस्टाइल का मतलब, हमारा मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें देर तक जीना है। जीने के साथ साथ खुशी से जीना है, दूसरों के साथ खुशी से जीना है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो कैसे इसमें आगे चलेंगे हम लोग, ये देखते हैं। मैंने बताया कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ एंड एजुकेशन, दीज शुड बी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। लेकिन हेल्थ फॉर ऑल की जब हम बात करते हैं, तो पॉसिबल है क्या कि अगर पीने का शुद्ध जल ना अवेलेबल हो, पीने का शुद्ध पानी ना मिले लोगों को, तो हेल्थ मिल जाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है, बीमारियां फैलती रहेंगी। या हमारे लोग साक्षर नहीं हो, साक्षर कहने का मतलब कि ओरिएंटेड, एक ओरिएंटेशन वाइज जो एजुकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य का भी एजुकेशन होना चाहिए। तो अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सी बीमारी हो रही है, तो बिना एजुकेशन के और बिना, तो वो फिर हेल्थ फॉर ऑल की बात जो है वो बेमानी हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है इस हेल्थ फॉर ऑल का। इसमें जो एलिमेंट्स डाले थे उन्होंने, यूनिवर्सल हेल्थ हेल्थ कवरेज, यानी इंश्योरिंग एवरीवन दैट एवरीवन कैन एक्सेस क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप, ये बता दिया मैंने। तो पॉलिसीज भी जो बनाई जाएंगी, तो क्लोजिंग हेल्थ गैप्स थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी फोकस्ड एक्शन, और होलिस्टिक अप्रोच यानी रिकॉग्नाइजिंग दैट हेल्थ डिपेंड्स ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेफ हाउसिंग हो गया, क्लीन वाटर हो गया, आसपास में कचरा नहीं हो, सब बहुत सारी चीजें, सोशल, स्पिरिचुअल, सब कुछ मिला करके, क्योंकि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बहुत असर पड़ता है। अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस यानी पर्सनल हार्मनी। पर हम पर्सनली, हम सब परिवार की तरह, समाज की तरह। तो मतलब वी शुड बी इन सिंक विद आवर सेल्व्स। हमें अपने आप के साथ में एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है, अपने खुद के साथ, सबसे पहला काम। और ये होगा कैसे? और जरूरत क्या है इसकी? या तो कि हम बिल्कुल फिट हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, लेकिन ऐसा सचमुच है क्या? ऐसा नहीं है। कभी हमें लगता है कि आज एक्सरसाइज नहीं किया, आज कुछ संगीत नहीं सुना, आज कुछ और किसी दोस्तों से बात नहीं हुई, आज बुजुर्गों को प्रणाम नहीं किया, आज किसी से बहस हो गया। तो एक हारमोनी, प्रॉपर हारमोनी हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हम अपने आप के सामंजस्य में रहें। बार बार ये बातें आएंगी। अब जब लिविंग स्टाइल की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, तो दो तरह की बीमारियां हमने पढ़ी हैं हम सबों ने। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो हम पे ज्यादा असर करती हैं। कम्युनिकेबल में जैसे कोविड आया और बर्बाद करके चला गया, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से लेकर के इतने इंसानों को ले लिया इसने, सब कुछ, बहुत कुछ चला गया, उस पर हमारा कंट्रोल बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हो गए, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ओबेसिटी, बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो जिसका आमतौर पर इलाज चलता रहता है। तो इनको कैसे काबू में रखा जाए, या इनको काबू में रखने के लिए, इनको कंट्रोल में रखने के लिए, या ये ना हो, इसके लिए आगे कैसे बढ़ा जाए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा करंट लाइफस्टाइल, जो मैंने बोला कि डज इट रियली नीड्स अ चेंज। अगर जरूरत है तो गाइड करो खुद को। खुद को कैसे गाइड किया जाए? इतने सारे बाबा बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतनी सारी पैथियां हैं, कहाँ कैसे?
लेकिन ये जरूरी भी है। अब हम देखते हैं ना, या यहाँ जो डेटा मैंने लिखा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा हो गया, हार्ट डिजीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, स्ट्रोक हो गया, इतनी सारी बीमारियां जो अक्सर होती रहती हैं, जो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जिसके मरीज जाते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? इनसे बचना तो जरूरी है। इनसे कैसे बचा जाए? हमारा खान पान क्या हो, कैसे हो? अब ये वही बात जो मैंने फिर से कहा, इट कैन लीड टू फर्दर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन अर्ली डेथ एंड डिजीज ड्यू टू पोल्यूशन हो गया, इंडोर हो गया, आउटसाइड हो गया, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी अपने उफान पर है, बहुत चरम पर है ये डिसऑर्डर्स जो है। इसका भी हमें ख्याल रखना है कि हमें स्ट्रेस ना हो, दूसरों को स्ट्रेस ना दें। अब है कि हमारा मॉडर्न हेल्थ केयर जो है हमारा, तो इसमें हमारा कितना भरोसा है? भरोसा है क्या? मॉडर्न हेल्थ केयर के बारे में आए दिन, कैसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन हम ये नहीं सुनते कि यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गलती हुई, यहाँ पैसा लूट लिया गया। मॉडर्न हेल्थ केयर पे, क्योंकि ये इतना कॉस्टली हो चुका है, आम आदमी की पहुंच के बाहर है। अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार को 20 दिन आईसीयू में रहना पड़े, तो हो सकता है कि जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाए, बहुत ही कॉस्टली है। एक्सेस, शहरों को छोड़ दें, बड़े शहरों को छोड़ दें, तो छोटे शहरों में गुड हेल्थ केयर का, अच्छे स्वास्थ्य हेल्थ केयर का अभी भी अभाव है। खास करके इमरजेंसी केयर, अगर किसी चीज में हो गया, स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो छोटे शहरों में अवेलेबल है, लेकिन अभाव है अभी इसका। और दूसरी हमारी समझ, हम चेस्ट पेन को कभी गैस का पेन समझ लेते हैं, स्ट्रोक को कमजोरी समझ लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इलाज करा के घर चले भी गए, तो उसके बाद भी कंटिन्यूअस केयर, उसके बाद में हम क्या करेंगे? कितने दिन के बाद जाना है, क्या रहना है, कैसे रहना है, अगर कुछ और हुआ तो कैसे कांटेक्ट करना है? इवन बड़े हॉस्पिटल्स भी इसको अच्छे से कैटर नहीं कर पा रहे, अच्छे से कैटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहता है वहां पे। और दूसरी है कि इसके कॉस्टली होने का कारण है लीगलिटीज, क्योंकि हर जान कीमती है, हर जान कीमती है, हर जान की कीमत है। डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए वो सिर्फ एक पेशेंट हो सकता है, लेकिन उस परिवार के लिए हो सकता है, उस परिवार का एकमात्र कमाने वाला, एकमात्र बच्चा, एकमात्र पिता, तो उस परिवार के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो सकता है। तो इसलिए जो आई है इसमें, जो केसेस हो रहे हैं, मेडिको लीगल केसेस हो रहे हैं, तो इस वजह से भी मॉडर्न मेडिसिन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो अब है कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या है इसके? अल्टरनेटिव्स तो चाहिए। तो अल्टरनेटिव्स के नाम पे मतलब बहुत सारे, बहुत सारी पैथियां हैं हमारे पास। होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, रेकी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें अपना एक लाइफस्टाइल बनाना होगा कि आखिर हमें कहाँ से क्या उठाना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या उठाना है। अब हमारा अगर बॉडी क्लॉक देखें, आप हमारी लाइफ साइकिल देखें, सवेरे से शाम जो होती है हमारी, तो एक चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से और इंडियन आयुर्वेद के हिसाब से भी बॉडी का एक साइकिल है, जिसे हम अंग्रेजी में सर्केडियन रिदम जैसा कहते हैं। बट ये जो आपको दिख रहा है, तो अब अगर हम सवेरे का समय देखें, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ऑर्गन क्लॉक है, बॉडी में ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स को एक खास डिवीजन किया गया है कि ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। मेन सारे ऑर्गन्स हर समय काम करते रहते हैं, कुछ कुछ ऑर्गन्स के एक्टिव होने का कुछ खास समय होता है। अब जैसे लंग्स के बारे में हम देखें, तो इधर आप देख पाएंगे कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय जो है, वो लंग्स का टाइम है। लंग्स का नहीं, हमारे फेफड़े का। तो लंग्स जो है मतलब इस प्राणवायु को हमारे अंदर पहुंचाते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो समय बताया जा रहा है कि 3 से 5 का समय है, वो आपके लिए प्राणायाम का समय है, योग का समय है, एक्सरसाइज का समय है। अपने फेफड़े में उस समय जो हवा होती है, उस बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही शुद्ध होती है, सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। तो लंग्स जो है उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारे जो बॉवेल मूवमेंट है, तो ये दिस इज लाइक गिविंग वे, गिव वे, मतलब कि हमारे शरीर में जो मल मूत्र है उसको हम निष्कासन करते हैं। उसके बाद, तो उसके बाद का समय, उसके बाद आप देखें स्टमक का टाइम आता है, यानी उस समय कुछ भोजन करने की इच्छा होती है, तो शरीर मांगता है कि नहीं अब कुछ चाहिए हमें। आप किसी भी पशु पक्षी को देखें, चिड़िया को देखें, उठ करके सबसे पहला काम करते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। हमारे लाइफस्टाइल में आजकल क्या है? उल्टा है। बहुत लोग सवेरे उठ के खाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सवेरे उठ करके चाय पीना शुरू कर दें, कुछ और कर दें, ठीक है, तो अपने आप को आप नेचर से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति का एक नियम होता है, जब सूरज चांद सितारे इतनी
शिद्दत से इतनी बढ़िया चल रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती उसमें। आप कहीं भी देखें यूनिवर्स में, हमारा बॉडी भी एक क्लॉक के हिसाब से चलता है, गाइडेड है किसी चीज से। स्टमक का टाइम उसी तरह से हम देखें, दोपहर जो है हमारा स्प्लीन जो है हमारा इम्यूनिटी का, स्ट्रेंथ का, हार्ट हार्ट का टाइम। फिर आप देखें रात के समय जो है वो लीवर और गॉल ब्लैडर जो है वो, तो गॉल ब्लैडर हमारी पर्सनालिटी और डाइजेशन से लेकर के लीवर जो है हमारी पूरी हीलिंग का काम करता है, पूरे बॉडी को हील करता है, बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। बॉडी में इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं शरीर में, तो लीवर जो है वो व्यवस्थापक, एक संयोजक, क्लास का मॉनिटर होता है जैसे वो है। ये ब्रेन को भी कंट्रोल करता है, लीवर कंट्रोल्स द ब्रेन, लिवर कंट्रोल्स द ब्रेन। ठीक है। तो अब उस वो अगर उस समय हम जागते रहे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, अगर हम जाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ होने का, शरीर को नॉर्मलाइज होने का समय नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे हैं हम। तो बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव देखने मिलते हैं शरीर पर। ये आप सेंटर में देख रहे होंगे ब्लैक और व्हाइट, और ये दूरदर्शन का ये है, यिन और यांग। दूरदर्शन पुराना याद है, दूरदर्शन घूमता था, तो यही जो सेंटर में जो दिख रहा है इस फोटोग्राफ के, तस्वीर जो दिख रही है, तो यिन और यांग दो एनर्जीज होती हैं। तो और मतलब जैसे अंधेरा है वैसे ही उजाला है, गर्म है तो ठंडा है, और इसका बैलेंस बना हुआ है नेचर में, बॉडी में हर जगह। तो इस बैलेंस की बात करता है। जैसे आयुर्वेद में बात कफ है, इनके बैलेंस की बात होती है, तो चाइनीज मेडिसिन में यिन और यांग की बात होती है। ये वही चीज है, दोबारा दूसरे तरीके से ऑर्गन के हिसाब से दिखाया गया है, सेम फोटोग्राफ। अच्छा, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम बात करते थे दिनचर्या की, ऋतुचर्या की और जीवनचर्या की। दिनचर्या हम लोगों को पता है सवेरे उठ करके कैसे हमें क्या करना है। ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से हमारा खान पान बदलता है, हमारा सोना बदलता है, उड़ना बदलता है, सब कुछ चेंज होता है। और जीवनचर्या कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन पुनीत होना चाहिए, हमारा जीवन स्वच्छता से भरा होना चाहिए, हमारा जीवन परोपकार में होना चाहिए। तो भारतीय दर्शन दिनचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या तक की बात करते हैं हम। सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाने से वो संभव नहीं होगा। और ये जो है जब हम इसके बारे में सीखना शुरू करते हैं, तो फिर हमें पता होता है कि क्या हम विरुद्ध आहार ले रहे हैं, कुछ ऐसा आहार ले रहे हैं जो इस चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। ठीक है। हमारा वात पित्त कफ का बैलेंस है, हमारा डाइजेशन कैसा है, हमारा किसी चीज को खाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये अब इसके लिए करना क्या होगा हमें, सबको पता है, जितना मैंने बोला ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते, बट देर इज अ थिंग। बचपन में फिर हमने पढ़ा था एक दीर्घसूत्री विनश्यतु, इट्स अ संस्कृत मैगजीन। इसका मतलब होता है कि जो किसी काम को करने में ज्यादा वक्त लगाता है उसका विनाश हो जाता है। दीर्घसूत्री विनश्यति, बहुत बड़ी बात है ये। वन हु पोस्टपोन्स टास्क्स और इज हैबिचुअली लेजी विल पेरिश और फेस डिस्ट्रक्शन। वो मतलब है कि आपके पास फोरसाइट भी होना चाहिए, दिखना चाहिए हमें कि आगे क्या आने वाला है हमारे सामने। तो तो खुद को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हमें, लाइफस्टाइल के लिए, होलिस्टिक हीलिंग के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए, फेमिलियल हीलिंग के लिए, सोशल हीलिंग के लिए। प्रोएक्टिवनेस यानी हर किसी को उसमें लगना पड़ता है। अपने लिए हमें खुद अपने सोने का, जागने का समय निर्धारित करना होगा, उठने के साथ हमें क्या करना है वो निर्धारित करना होगा। हमें योग करना है, एक्सरसाइज करना है, या कोई मेडिसिन लेनी है, वो भी नहीं भूलना है हमें। तो जो कुछ भी हमारा है उसको एक प्रोएक्टिव नेचर से, प्रोएक्टिव तरीके से खुद को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, सब में ये चीज कि हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूं तुम भी करो। तो ये प्रोएक्टिवनेस जो है हमारे अंदर आना चाहिए। अब मैं किचन की बात करूंगा, क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत जो होती है वो किचन से ही होती है। तो अब आपको याद दिला दूं, हम सबों को पता है कि किचन हमारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। कभी खांसी हो गया तो दादी माँ ने निकाल करके पुराना घी निकाला, गरम किया, छाती सेंक दिया। सरसों तेल हो गया, हल्दी हो गई, चोट लगी, हल्दी हल्दी चूना हो गया, पेट खराब हुआ, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, दांत का दर्द हुआ, लौंग हो गया। तो कुछ भी चीज तो द किचन यूज टू बी आवर डिस्पेंसरी। किचन हमारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, लेकिन हम किचन से दूर हो गए। हमारा किचन जोमेटो में इधर उधर चला गया है। ठीक है। और अगर कोई खाना आपको 45 मिनट में पूरा खाना बन करके आ जा रहा है आपके पास डिलीवरी टाइम के साथ में भी, तो मतलब कि वो डेड फूड है।
बेसिकली फूड, जिस फूड को हम देर तक स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे दूध है, दूध अगर घर में हम रख दें ला करके, गाय का दूध भैंस का दूध निकाल करके, वो शाम तक खराब हो जाएगा, फट जाएगा बिना कुछ किए हुए। लेकिन उसी दूध को अगर हम कार्टन में हमें मिलता है, तो आप देखते हैं उसमें महीने महीने, सप्ताह सप्ताह, महीने महीने का, अब उसमें कितना मेलामाइन मिला होता है या क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स मिले हैं, जो लाइव चीज था प्रिजर्वेटिव्स मिले, इसका मतलब है वो खाना गड़बड़ है। अब एक 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 एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ किया करते थे, तो पूजा करते थे, पूजा करके उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को एक तुलसी पत्ता और एक मकुंदाना या एक मिश्री का दाना पकड़ा दिया सारे बच्चों के घर में, सबको एक एक प्रसाद मिल गया, बड़े हो बच्चे हो सबको। अब वहां क्या था कि तुलसी पत्ता, इट हैज गॉट हाईली मेडिसिनल वैल्यू, इट्स हाईली अल्कलाइन। आपके जितने बॉडी में स्टोन्स बनते हैं, किडनी स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, आप जिसको भी देखोगे सभी को स्टोन, अगल बगल में आप देखोगे, पता नहीं कितने लोगों ने स्टोन्स की सर्जरी। पहले इतना नहीं होता था, इतना नहीं हुआ करता था। ये बात सही है कि डायग्नोस्टिक मोड्स बढ़ गए हैं, डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है अभी। ठीक है, जो पहले छुपा रहता था डायग्नोज होकर के सामने आ रहा है। तो लेकिन अब हमारी पसंद बदल गई है। पहले हमारे घर में तुलसी चौरा हुआ करता था जिसमें तुलसी लगा रहता था। अभी तुलसी की जगह कैक्टस ने ले ली है, दूसरी चीजों ने ले ली, तो जिंदगी हमारी वैसी ही हो जाएगी। इसका फर्क पड़ता है जिंदगी पर। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, अपने बच्चों को, अपने सहपाठियों को, सबको, मतलब फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी हीलिंग वैल्यू है, ये सब सिखाना पड़ेगा। उनको एक बार फिर से किचन में ले जाना पड़ेगा। हमें दोबारा किसान बनना पड़ेगा। द मैन विल हैव टू बिकम पेजेंट। पहले याद है, ये कोई खेल रहा है। आ, ये तो मतलब, अब घर में पहले हम नेनुआ लगा दिया, सेम लगा दिया, कद्दू लगा दिया, कुछ भी लगा दिया करते थे, बैंगन लगा दिया। लेकिन अब अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फिर भी गमले में कई कुछ लोग लगाते हैं। तो मतलब अगर आपको शुद्ध खाना है तो आपको उगाना पड़ेगा। ये मार्केट इज अ डिफरेंट थिंग। तो खुद के खाने के लिए, खुद के जीवन के लिए, खुद के लिए अपना समय, अपना जगह, अपना स्थान सब निर्धारित करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा हमें। एक बहुत प्यारी चीज हुई थी, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले, विजयादशमी के दिन, दुर्गा पूजा के दिन, आ, यहाँ विजयादशमी के दिन एक पूजा होती है, जिस दिन विसर्जन होता है दुर्गा का। और अपराजिता, दुर्गा माता का एक नाम अपराजिता है। अपराजिता जो लता जो होती है, क्लाइटोरिया टर्नियाटा के नाम से, टर्नाटिया के नाम से जाना जाता है ये। तो इसका तना जो है, वो शरीर में बांधा जाता है, कलाई में बांधा जाता है। तो मैंने कहा, ये पुरोहित जी कलाई में ये क्यों बांध रहे हैं? फिर मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो अब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अब राजता का फूल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले, ये देखिए ये। ठीक है, तो ये, तो मतलब इसका कहने का मतलब, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता के गए हैं कि भाई इसको घर के पास में रखो, इसका व्यवहार करो। ठीक है, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, मेमोरी। अगर इसकी चाय आप मार्केट से ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन अभी देखेंगे, तो सब ₹450 के आसपास, मतलब पर कप आपको 80-90 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप इसको बनाएंगे तो इट्स सो कॉस्टली। लेकिन अपराजिता के फूल हम उठाते हैं, विष्णु भगवान पे चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और हम छोड़ देते हैं उसको। इसकी मेडिसिनल वैल्यू हमने समझी नहीं, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू को हमें समझाया गया था, इट वॉज शोन टू अस। हमारे बुजुर्गों ने बता के रखा है, और हर साल याद भी दिलाते हैं हमें। लेकिन हम कहीं ना कहीं दूर चले गए हैं, जो हमें हमारे बिल्कुल पास में होना चाहिए इन इन चीजों से। ये अपराजिता, बहुत सारे फायदे हैं इसके। ये, हाँ। अच्छा, एक चीज, ये मेस्वाक, सल्वाडोरा पर्सिया के नाम से एक ट्री आता है, इसका मेस्वाक का टूथपेस्ट भी आता है, मंजन भी आता है। ठीक है, इसको मस्टर्ड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक बात बता दूं, ऐतिहासिक रूप से ये एक सवाल पूछा जाता है बच्चों से, खास करके दानिश मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, कि मोहम्मद साहब कौन सी चीज अपने पास हमेशा रखते थे, तो वो था मेसवाक। राइट। वो मेसवाक का तना हमेशा अपने साथ में रखते थे, कहीं भी जाते थे, जो भी करते थे। ठीक है, तो ये दिस हैज गॉट अ वेरी मेडिसिनल वैल्यू, वेरी हाई मेडिसिनल वैल्यू, एंड वेरी, ये भी अमेजन पे अवेलेबल है, इसके दातुन अवेलेबल है, पंजन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और नीम के बारे में हम सबों को पता है। नीम
चैत के महीने में कहा जाता है कि नीम के पत्ते चैत के महीने में जरूर खाने चाहिए। चैत कितने लोगों ने खाया होगा? हम नीम से कितने दूर हो गए हैं आज। नीम की दातुन करते थे हम लोग, बचपन में मिल भी जाता था, आज मिलता भी नहीं है। हम इतने दूर हो गए हैं, इतने दूर हो गए हैं कि अच्छा, नीम मार्केट में दिख गया, नीम का पत्ता कलकत्ता में दिखता है, कलकत्ता में, बंगाल में लोग खाते भी हैं, बंगाल में काफी सेवन करते हैं इसका, नीम का। तो ये इन चीजों को हमें अपनी जीवन से दूर नहीं करना है। शीतला माता की पूजा होती थी। शीतला माता की पूजा धीरे धीरे चली गई समाज से। छोटे शहरों में छोटे लोग छोटे गांवों में अभी भी करते हैं। शीतला माता के हाथ में क्या है? झाड़ू है। दैट डिपिक्ट्स क्लीनलीनेस, कि तुम साफ सुथरे रहो, आसपास में सफाई रखो, बीमारियां नहीं होंगी। और पूजा किससे की? नीम की, नीम के पत्तों से, नीम की डाली से, नीम के टहनियों से इनकी पूजा की जाती थी। तो मतलब वी हैव बीन टोल्ड सो मेनी थिंग्स, तो वी नीड टू गेट बैक दीज ट्रेडिशंस इनटू प्रैक्टिस। नहीं तो हमारा होलिस्टिक लिविंग का सपना बहुत दूर रहेगा। नीम के मतलब एंटी कैंसर की तरह भी यूज किया जा रहा है, बहुत तरह तरह से यूज किया जा रहा है। आपको पता है अमेरिका ने कब नीम हल्दी ये सबको पेटेंट कर लिया था अपने नाम से। बट पेड़ उगाने पे तो कोई पेटेंट नहीं है। आप पेड़ उगाए, मतलब इस अपने जीवनचर्या में हम शामिल रखें इसको। अब टूथपेस्ट की बात मैं बता रहा हूँ। कभी भी किसी को हार्ट अटैक होता है, या हार्ट के पेशेंट्स को, या चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम उन्हें सॉर्बिट्रेट की एक गोली दे के रखते हैं, जबान के नीचे रखने के लिए, जीभ के नीचे रखने के लिए। जितने भी होम्योपैथिक मेडिकेशंस होते हैं, सब हम बोलते हैं जीभ के नीचे लिया जाता है उसको, बिलो द टंग। मतलब यहां से एब्जॉर्प्शन इसका बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत तेज एब्जॉर्प्शन होता है मेडिसिन का, बिकॉज वहां ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है। अब सवेरे उठ करके हम फ्लोराइड के टूथपेस्ट मुंह में डाल रहे हैं, या कुछ भी डाल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसमें क्या क्या है। तो हमें पता होना चाहिए, हम, क्योंकि वो हमारे शरीर में जाएगा, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर भी टेकिंग ऑन इन आवर माउथ। हम अपने चेहरे पे जो लगा रहे हैं, जो भी केमिकल्स लगा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अगर सीधी सी बात है, अगर आप उसको खा नहीं सकते ना, तो आप उसको शरीर पे लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इट विल कॉज हार्म टू योर बॉडी। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन हाँ, हर जगह हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सत्य यही है, नेचर का सत्य यही है। नेचर, क्योंकि स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तो अब ये मेरा अपना, ये जो मैंने लिख रखा है, अपना टूथ पाउडर अब बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे लवंग हो गया, टर्मेरिक, हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, बड़ी इलायची या छोटी इलायची, और थोड़ा दालचीनी। इसको तवा पे ड्राई रोस्ट कर लें, मैं बनाता हूँ। ड्राई रोस्ट कर लें, पाउडर बना लें। या तो पाउडर से सीधा ही भंजन कर सकते हैं ब्रश के सहायता से या फिंगर से। और उसमें अगर आप चाहें तो, और बेटर बनाना चाहें तो उसमें मस्टर्ड ऑयल या तिल का तेल मिला लें, बस। तो 3-4 बूंद तिल का तेल मिला करके आप करें। रात में तो आप कर ही सकते हो। ये इतना बढ़िया है। और ये पाउडर, मतलब ये खाने के काम भी आएगा। इट्स एडिबल, कोई भी फालतू चीज नहीं है कोई। तो अगर आपने ब्रेड सेका है, थोड़ा घी लगाया उस पर या बटर लगाया उस पर, हल्का सा ये पाउडर देखो, खा के देखो, उसके बाद कितना मजा आता है। तो लाइक वी कैन डू इट। ओनली थिंग, मैंने कहा प्रोएक्टिवनेस की बात जो मैंने कही थी, वी हैव टू डू इट। करना है हमें। ठीक है। अच्छा। आ, बहुत सारी बातें की, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाइफस्टाइल डिजीज अभी जो अचानक उभर के आया है, कैंसर, बिल्कुल मतलब एक पैंडेमिक, पैंडेमिक की तरह आया है। थोड़ा कैंसर के बारे में बताओ, कैसे क्या करना है इसको। अब भटिंडा से बीकानेर, अबोहर जोधपुर एक्सप्रेस एक ट्रेन जाती है। इस ट्रेन का नाम लोगों ने कैंसर एक्सप्रेस रख दिया। 61% ऑफ पेशेंट्स इन दिस ट्रेन जो जाते और आते हैं, वो पंजाब से बीकानेर जाते हैं। बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहां ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। तो मतलब एक ट्रेन का नाम कैंसर एक्सप्रेस हो गया। और ये हुआ क्यों? ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर हमने ट्रेडिशनल पद्धति जो थी हमारी खेती की, उसको भूल करके बहुत टॉक्सिसाइड, टॉक्सिन्स यूज किए, पेस्टिसाइड्स यूज किए, तरह तरह के खाद वगैरह जो यूज किए हमने, और पेस्टिसाइड्स खास करके जो यूज किए, उस वजह से वहां के लोगों में, पंजाब में कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बताऊं, तो इंसिडेंस इज 11%। 11% मतलब 100 में से 11 लोगों को या तो है, या होगा, या होने वाला है। ठीक है, या हो चुका है। तो मतलब इतना हाई इंसिडेंस, दिस इज ऑफिशियल, ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूँ, 11% का ऑफिशियल। तो मतलब रियल आप हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो। ऑफिशियल डाटा पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑफिशियल ही 11% है। 100 में से 11 बहुत ही खतरनाक है। बहुत खतरनाक है ये, बहुत ही खतरनाक है। अब देखते हैं,
तरह तरह के लोग, मैंने तंबाकू हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, ब्लैडर कैंसर इतने बढ़ रहे हैं। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, जिसको हमने गलत तरीके से लिया, साइंटिस्ट हमें कुछ बता के गए लेकिन हमने गलत ढंग से उसको इस्तेमाल किया, अपना दिमाग लगाए बिना। और हमारा, तो हमें आसपास, अपने आसपास जो कार्सिनोजेंस हैं, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग चीजें हैं, उस पर ध्यान रखना होगा और उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, आखिर कैसे कर सकते हैं। हमारे आसपास में ही आप देखेंगे ना, तो प्लास्टिक की बोतल हो गई, हमारा कार का डैशबोर्ड हो गया। तो आप सवेरे जब कार में घुसते हो तो आप देखते हो उसमें गंध होती है, तो शीशा नीचे करके हम थोड़ी देर चला लेते हैं, उसके बाद करते हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आर कार्सिनोजेंस। कुछ भी, पानी में आप अ, जो प्योरीफायर डाल रहे हो या खाने में जो पिला रहे हैं, कोई भी चीज, एवरीथिंग इज अ पोटेंशियल लिथल थिंग, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है हमारे लिए। अब देखिए, याद है हम लोग जब छोटे थे तो उस समय प्लास्टिक की बहुत बॉटल आ गई थी, मिनरल वाटर आ गया था। अब मिनरल वाटर का क्या था कि धीरे धीरे मिनरल वाटर ने एक स्टेटस सिंबल ले लिया था उसने, कि हम मिनरल वाटर में पानी, उस बॉटल को महीनों महीनों तक रखा करते थे लोग, महीनों तक रखा करते थे, उसमें पानी भर के पीते थे उसी में। शीशा अवेलेबल था उस समय, शीशे की बोतल अवेलेबल थी, हमारा तांबे का ग्लास अवेलेबल था, तांबे का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी को रही, सब चीज अवेलेबल था। लेकिन फ्रिज आया, फ्रिज में किसके पास में कितना सुंदर प्लास्टिक का बोतल है, उसमें रखा करते थे लोग। तो मतलब मार्केट आपको किधर भी ले जा सकता है, बाजार का कोई चरित्र नहीं होता, बाजार का चरित्र सिर्फ बाजारू होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो वहां से क्या फिल्टर करना है हमें, क्या लेना है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पेशेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग होलिस्टिक अप्रोच की अगर बात करते हैं तो कैसे करते हैं। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बचेंगे नहीं। कैंसर के पेशेंट्स के घर वाले, इतना खर्च होता है कैंसर में, इतना खर्च होता है, जो टूट चुके होते हैं परिवार वाले, बिल्कुल टूट चुके होते हैं, पैसा खत्म हो जाता है और इमोशनली बिल्कुल ड्रेन हुए जा रहे होते हैं, कि उनको पता है कि सामने मौत दिख रही होती है, उनको धीरे धीरे खिसकते हुए आ रही है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर वो कह दिया गया कि ठीक है ये पैलिएटिव स्टेज में है, मतलब कोई एक्टिव ट्रीटमेंट अब नहीं किया जा सकता, इनका कुछ नहीं किया जा सकता, अच्छे नहीं होंगे, तो उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने की जरूरत है ना, कष्ट नहीं हो। तो अब जैसे पेशेंट को मैंने एग्जांपल जो लिखा है यहाँ पर, कि पेशेंट को अगर एक बेड सोर है बड़ा सा, उसका प्लास्टिक सर्जरी नहीं किया जा सकता उस पेशेंट का, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू लिव। तो और हम उनको कष्ट नहीं दे सकते और वो हील भी नहीं करेगा। इसके बाद अगर मान लो बहुत पेन भी है उनको, कैंसर बहुत बहुत ही पेनफुल बीमारी है, कुछ कैंसर, तो अब वो मॉर्फिन के टैबलेट्स पे भी हैं, तो मॉर्फिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो तरह तरह की चीजें, चोट लगने की डर रहेगी, कंफ्यूज रहेगा। तो इसमें अब मिल करके कैसे काम करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन जो चल रहा था चल रहा है, इसमें अगर बेडसोर की बात करें, तो अगर हॉस्पिटल आप ले भी जाएंगे उनको ट्रीट कराने के लिए, तो हजारों हजार खर्च होते हैं। एक बार ऑपरेशन थिएटर में अगर बेडसोर की ड्रेसिंग के लिए भी ले जाए तो हजारों हजार लगते हैं। तो आयुर्वेद वाला आते हैं इस समय, उन्होंने उन्होंने क्या करेंगे, नीम के पत्ते हो गया, एलोवेरा हो गया, इसको पानी में उबालते हैं, उबाल उबाल करके डिकॉक्शन बनाते हैं, उससे क्लीन करते हैं, साफ कपड़े से उसे कवर करते हैं। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज्यादा पैसे, बिकॉज इट्स अवेलेबल। अब मॉर्फिन की बात करें, पेन की बात करें, तो होम्योपैथी वाले आएंगे वहां पे, होम्योपैथी के फिजिशियन जो होंगे, वो कुछ दर्द की दवा देंगे, अर्निका होगी, उनकी जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन देंगे वहां पे। और मॉर्फिन का अगर वो 6 टैबलेट पे थे, 6 टैबलेट मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है, डोज अगर पहले उसको घटा के 5 पे लाते हैं, 5 टैबलेट पे, 4 टैबलेट पे, 3 टैबलेट पे, अगर वो 3 के आसपास आके सेटल हो जाते हैं, 4 के आसपास, तो मतलब मॉर्फिन के जो साइड इफेक्ट्स थे वो कम हो जाते हैं। मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स कम हो गए, पेशेंट अलर्ट हो जाता है ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, पेशेंट को जो सहारे की जरूरत पड़ती है घर वालों की, या कोई नर्स हो गए या केयर टेकर हो गए, उनके सहारे की जो जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी मदद मिलती है। तो दैट्स हाउ ये होलिस्टिक अप्रोच है, ये ट्रीटमेंट का होलिस्टिक अप्रोच है। लाइफस्टाइल का होलिस्टिक अप्रोच एक हो गया, ट्रीटमेंट का होलिस्टिक अप्रोच, मतलब ये नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन वाले एक तरफ, होम्योपैथी अलग है, आयुर्वेद अलग है, ऐसा नहीं। हमारे पेशेंट को तो ठीक होने से मतलब है हमारा, तो हमारा लाइफस्टाइल ठीक वैसे ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। आयुष मिनिस्ट्री आजकल कर रही है इस ढंग की, काफी सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से, और लोग भी समझ रहे हैं कि एक, और परिवार में फिर पेशेंट है, कम्युनिकेशन, कोई बात करने वाला हो उनके साथ,
पेशेंट का स्पिरिचुअल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में मैंने बताया था WHO का। ठीक है, संगीत अगर पसंद है तो जो संगीत उनको पसंद है, ना कि जो संगीत आपको पसंद है, जो संगीत उनको पसंद है उस समय जो मूड हो उनका, पेशेंट का। और इम्पॉर्टेंट है केयर ऑफ द केयर टेकर्स। जो केयर टेकर होते हैं किसी पेशेंट के, वो खुद ही टूटे हुए रहते हैं, उनको पता भी, उनको खबर भी नहीं होती। उनकी रातों की नींद चली जाती है, ज्यादा छुट्टियां लेने से फाइनेंस पे असर पड़ता है, उनके खुद के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो केयर टेकर जो है उनका केयर करने की भी जरूरत है। तो एज अ सोसाइटी वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट, कि हम उनका भी ख्याल करें कि उनके यहाँ कोई बीमार है तो इनकी भी हालत खराब है। वो नॉर्मल नहीं है। जिसके घर में कोई बीमार रहता है वो वहाँ, उस घर में कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रहता। एक एक सबड्यूड लेवल पे एक मेंटल स्ट्रेस रहेगा, फिजिकल फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता ही रहता है। और फाइनली हर किसी को अधिकार है एक डिग्निफाइड जीवन जीने का, और डिग्निफाइड और पेनलेस डेथ का। कि मौत जो हो, बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग जो होते हैं रात में सोते हैं, सवेरे जागते नहीं है, कहते हैं बहुत भगवान लेगा उनको बहुत अच्छे से। यही समाज में जो चलता था पहले। अभी कहीं कुछ होता है, हम सीधे, कोई बुजुर्ग आदमी हो, नहीं बचने वाला हो, कुछ भी हो, उठा करके हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, ICU में भर्ती कर देते हैं। ठीक है। और वहां तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को हमें ICU में डालना है, किस पेशेंट को नहीं डालना है, किस पेशेंट पे कार्डियक मसाज करना है, जो हम मसाज किस पेशेंट पे नहीं करना है। तो ये हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अ, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस इज अगेन ये सीखने की, जब तक हम सीखेंगे नहीं, अ, और ये सब सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी आ गए हैं ऐसे। ठीक है, कोई भी जिद नहीं कर सकता आपको कि इसको ICU में ही भर्ती करना है, जो कि बचने वाला नहीं है। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो वो डिग्निफाइड लाइफ एंड डिग्निफाइड डेथ, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस के बारे में हम सबों को पता है। हर चीज स्ट्रेस टेक्स आवर लाइव्स। लेकिन स्ट्रेस किस चीज का? स्ट्रेस कई बार होता है कि हम गाड़ी कार में चला के जा रहे हैं, बगल वाला कोई हमसे आगे निकल रहा है तो हमें लगता है अरे, तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं। तो वो छोटा सा स्ट्रेस हम लेके बैठ जाते हैं कि अरे यार वो ऐसे बोल के चला गया, कुछ करके चला गया। तो गिविंग फॉरगिवनेस की बात जो आती है, फॉरगिवनेस यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी छोटी छोटी चीजें जिसका हमारे जहन पे असर नहीं पड़ना चाहिए, उसका भी असर पड़ने लगता है हम पर। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ का स्ट्रेस हो सकता है। जिन कंट्रीज में अभी वॉर चल रहे हैं वहां के स्ट्रेस के बारे में सोचिए। वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं, खाना नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। तो वो तो बड़े स्तर के स्ट्रेस हो गए। लेकिन एक आदमी जो नॉर्मल जी रहा है वो भी स्ट्रेस में रहता है। और स्ट्रेस जो है आपके खराब हार्मोन्स को, बैड हार्मोन्स को रिलीज करता है, एंड इट वीकेंस योर इम्यून सिस्टम। डिप्रेशन आपका ज्यादा होगा तो जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गए, कैंसर हो गया, इन सबों को बढ़ाने में स्ट्रेस का योगदान है। तो स्ट्रेस अब कम कैसे करना है, तो बता के गए हैं हमारे लोग। ठीक है। और एक कहा जाता है संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में यानी एक सर्कल होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। तो कलयुग में यही शक्ति है। जब तक आप ग्रुप में नहीं रहेंगे, जैसे हम, आपने एक ग्रुप बनाया, हम सबों ने एक ग्रुप बनाया, हम सब मिल करके अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, मिलकर बैठ रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक पे भी आप देखते हैं लोग जाते हैं तो साथ में जाते हैं, मित्रों के साथ जानते हैं, योगा सेंटर से ये वो करके। तो साथ में मिलकर के करना आसान होता है। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत प्रोएक्टिव हैं, तो आप खुद कीजिए, दूसरों को भी जगाइए। फिजिकल एक्टिविटी, इसका कोई जोर नहीं है। सप्ताह में कम से कम 5 घंटे का एक्सरसाइज लगेगा ही लगेगा आपको। हर किसी के लिए एक्सरसाइज अलग हो सकता है। एक बुजुर्ग आदमी, बहुत बुजुर्ग जो है, उनके लिए बाथरूम तक उठकर जाना ही अपने आप में एक एक्सरसाइज है, बाथरूम तक। और एक जो स्विमर है, नेशनल लेवल का स्विमर है, उसके लिए 8 घंटे तैरना भी हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना फील हो सके तो अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने फिजिकल स्टेटस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। निकालना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का।
कोई जवाब नहीं है। मनुष्य पैदा ही हुआ था काम करने के लिए। ये चीज है। ये हमारे जो, हम सब जानते हैं इसके बारे में कि हमारे जो जितने चक्र हैं हमारे शरीर में, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सहस्त्रार सहस्त्रार चक्र, तो मतलब मॉडर्न मेडिसिन में हम बोलते थे हाँ दीज आर, ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड ग्लैंड है, प्लेक्सस है, ये है वो है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। ये उतना उतना सिंपल नहीं है, उतना सीधा नहीं है। शैलेश भैया, एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा, वो स्लाइड शो कर देंगे क्या? उस स्लाइड शो नहीं चल रहा था क्या? सॉरी। नहीं। ओह, सॉरी। ओके। हाँ, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे आप, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये तो हमारे शरीर के अंदर ही है। हमें कहीं बाहर से कुछ खाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको हमें जगाने की जरूरत है, मतलब इसके प्रति अवेयर होने की जरूरत है। वी नीड टू बी अवेयर। बस बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है इसके बारे में। आप कहीं भी ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा, ये कैसे कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे शरीर को शांत रखना है। तो ये, और खास करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और क्योंकि हमारे स्कूल में ही योगा सिखाया जाता था, एकदम बिल्कुल छोटे से ही हम लोग को सिखाया जाता था। हम लोग करते भी थे, बहुत उत्साह के साथ करते थे। तो उसको फिर धीरे धीरे भूल गया। जो नहीं भूले होंगे वो अच्छी बात है। तो ये सब समाज में फिर आने की जरूरत है, इन चीजों को समाज में लाने की जरूरत है हमें। तो ये कहीं भी आप ढूंढेंगे ये सब मिल जाएगा आराम से, बिल्कुल। अब एक बहुत प्यारी चीज मैं बता रहा हूँ, ये एक्यूपंक्चर का एक पॉइंट है, पेरिकार्डियम 8 बोलते हैं इसे। तो ये जब आप मुट्ठी बांधते हैं, जब हम मुट्ठी बांधते हैं, तो ये मध्यमा उंगली जो है, मिडिल फिंगर, ये जहां पे टच होता है, तो वो पॉइंट, ये पेरिकार्डियम 8 पॉइंट है। पेरिकार्डियम को एक ऑर्गन के रूप में माना गया है चाइनीज मेडिसिन में। तो इस पोर्शन पे अगर आप मसाज करते हैं, ठीक है, तो ये इमोशनल और फिजिकल हीलिंग करता है। अगर आपको टैकीकार्डिया है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, अब देखिए बहुत अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। रिकिंडल्स अ वेरी हार्ट, इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ ब्लिस, रिस्टोर्स ट्रस्ट, सेफ्टी एंड जॉय। तो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का समाज में आप देखेंगे कहाँ कहाँ चल रहा है। आप देखिए कोई भी खैनी बना रहा हो तो इनडायरेक्टली ही इज डूइंग दिस, ही इज मसाजिंग दिस। और इससे जो अच्छी फीलिंग आती है तो लोग को लगता है कि वो खैनी का असर है। आप तुलसी पत्ता लेके भी कर सकते हो, खुले भी कर सकते हो ऐसे, बिकॉज इट्स गोइंग एंड प्रेसिंग दैट पॉइंट। ठीक है। और समाज को लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि इट्स बिकॉज ऑफ दैट। टोबैको में निकोटीन होता है, उसका एक अलग असर है, उसका एक अलग नशा होगा। बट देर इज अ पॉइंट, देर इज अ पॉइंट। ठीक है। सो वी हैव टू लर्न ऑल दिस। ये बहुत सारी पैथेज हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा इसमें। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल। बॉडी में मतलब 650 700 इतने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। हमारे ऑर्गन्स को 12 तरह से डिवाइड किया गया है चाइनीज पॉइंट में, ठीक है। तो तो ये मुझे दिखाना था कि नहीं, ऐसी भी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है कि हम अनजाने में किए जा रहे हैं। तो और मतलब जो, हाँ ठीक है, रिक्शे वाले कोई भी आप चल रहा है तो दे आर गेटिंग ए सेंस ऑफ ब्लिस फीलिंग। हाँ बढ़िया। ये क्या हुआ? अरे, ये तो श्लोक आ गया। यह हिरण्मयेण पात्रेण सत्यास्याहि पितुम सत्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण अपवृणु सत्य धर्माद। तत्वम पूषण अपवृणु हम लोग को पढ़ाया गया था, हमारे डायरी में लिखा रहता था श्लोक। हमारी डायरी जो होती थी उसमें एक श्लोक लिखा रहता था। तो सिंपल कि अगर हमको कुछ पता लगाना है तो सत्य का अन्वेषण कर। तो प्रभु से हम यही प्रार्थना करते थे कि हमें सत्य का ज्ञान कराओ। ठीक है। तो कोई भी चीज को, किसी भी ज्ञान के लिए हमें तो पढ़ना पड़ेगा, विल हैव टू स्टडी अबाउट दैट, है ना, तभी उसका ज्ञान आएगा। और जो सत्य है वही, क्योंकि हजार तरह की चीजें अवेलेबल है, बट वी हैव टू पॉइंट पॉइंट दैट। तो ये मतलब हजारों साल पहले हमें बता करके चले गए। एक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक है, पद्म पुराण से लिया हुआ है। मैं अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट पे आ गया हूँ, प्रेजेंटेशन क्या जो बातें मैं कर रहा था एंड पे आ गया हूँ। इसमें लिखा है ना हम, मतलब भगवान विष्णु बता रहे हैं, ठीक है, नारद को बता रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, कलयुग में कहाँ मिलूंगा मैं तुम्हें। नाहम वसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में नहीं मिलता रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता यद गायंती, यानी मेरे भक्त लोग जहाँ गायन वादन नर्तन करते हैं, यानी भक्ति भाव से जहां मुझे ढूंढते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ नारद।
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयं न च मद्भक्ता यद् गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान को ढूंढना हो तो आप कहाँ ढूंढेंगे, देखिए। और दिस इज कल खो दिया हमने इन्हें, आशा जी को। तो ये मैं अपना टॉक इन्हीं को डेडिकेट करता हूँ, आशा जी को, क्योंकि इतनी खुशियां दे करके गई हैं, इतना हीलिंग किया है इन्होंने, इतना मेंटल हीलिंग किया है, इतनी खुशियां दी हैं, इतनी खुशियां बांटी हैं इन्होंने। 11,000 से ज्यादा गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए, गैर फिल्मी फिल्मी कितने भाषाओं में। तो इनकी एक, दोनों बहनों की एक लाइफस्टाइल रही होगी, और क्या लाइफस्टाइल थी इनकी, सादगी और सब चीज, मतलब कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जिंदगी इसको कहते हैं। तो लाइफस्टाइल का मतलब और हीलिंग का एक अद्भुत नमूना ये दो जो सामने है आपके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू थैंक यू भैया। फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बीइंग देयर। सिंस आपने ट्रिब्यूट का बात किया है, तो हम लोग 1 मिनट का ट्रिब्यूट करना चाहेंगे भैया। 1 मिनट का मौन करते हैं हम लोग, एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर। ओके, स्टार्ट। थैंक यू सो मच भैया। नाउ आई वुड लाइक टू दिस अर्चना दी टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। अर्चना दी, 90। अर्चना शायद कहीं व्यस्त है। वैसे हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं। मनीष, उनका एक प्रश्न है। मनीष, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, अगर आप अनम्यूट करके आप चाहे तो खुद डायरेक्टली सामने आके बात कर सकते हैं। हाय शैलेश सर, मनीष है। हाँ जी, नमस्ते। हाय हाँ हाय सर। गणेश। टेल मी। नहीं नहीं सर, मनीष क्वेश्चन पहले सर। मनीष मनीष पहले अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए फॉर द ओह लार्जर मनीष श्योर भाई का क्राउड, उसके बाद इंट्रोडक्शन मैं बताएंगे। देता हूँ। मनीष भाई का इंट्रोडक्शन पहले मैं देता हूँ। ये डॉक्टर मनीष है, ही इज अ पेन एक्सपर्ट, पेन एंड पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट इन सीएमआरआई में ही है। तो मुझे पता नहीं था कि ये ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे। दैट्स लवली, सो नाइस टू हैव यू हियर। एंड ही इज द यंग एंड यस। एनर्जेटिक और बहुत बढ़िया फिजिशियन है, एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट है, और खास करके पेन के एक्सपर्ट है, बिल्कुल पेन और पैलिएटिव केयर, जो क्रोनिक पेन होते हैं उनके एक्सपर्ट है। हाँ मनीष, सवाल। हाँ सर। हाँ सर, एक्चुअली वो सॉरी, थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। एक्चुअली वो मिस्टर ज्ञानेंद्र जी का ही क्वेश्चन था सर, आप ही बता पाएंगे अच्छे से। तो व्हाट वी डू इन पैलिएटिव केयर, लाइक ही इज आस्किंग दैट इन फॉर डिग्निफाइंग डेथ, I think there was a question for do we administer something for early peaceful death? So I just mentioned that we follow the natural course, but we provide maximum comfort by various modes. That is holistic care. I हाँ can say better, I think, sir. Yeah. एग्जैक्टली, मतलब कंफर्ट का मतलब वही कि हमें पता है बहुत पेन में है, तो हम मॉर्फिन का एक्स्ट्रा डोज देते हैं। ठीक है, मतलब कंफर्ट, कंफर्ट ये नहीं कि बहुत ज्यादा इधर से लार चू रहा हो, ये हो रहा हो। और तो मतलब पेशेंट को नीट एंड क्लीन रखना है बिल्कुल, और दर्द नहीं होना चाहिए पेशेंट को। तो ये विदाई जो हो, आखिरी विदाई जो हो पेशेंट की, वो डिग्निफाइड कहने का इतना ही मतलब। ये नहीं कि हम किसी को यूथनेसिया जो अलग चीज है, जो अभी एक
रिसेंटली एक रूलिंग जो आया, तो वो अलग था क्योंकि पेशेंट बहुत दिनों से कोमा में था। तो ये सोसाइटी चेंज हो रही है हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी भी सोसाइटी थी कि लोग इच्छा मृत्यु लेते थे, खुद से प्राण त्याग देते थे, अपने ददीचे को याद कर लें या किसी को याद कर लें, किसी ऋषि को याद कर लें। उन्हें पता होता था कि आई विल बी लिविंग माई बॉडी ऑन दिस डे, उन्हें पता होता था। तो वी डोंट डू एनीथिंग टू मच एक्टिव, ठीक है ना, वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू किल देम। तो वी फॉलो द नेचुरल कोर्स जैसा मनीष ने कहा, बट वी सी टू इट दैट द पेशेंट डजंट हैव मच पेन। ठीक है, तो वो देखना जरूरी होता है हमारे लिए कि पेन नहीं हो, साफ सुथरे हो, ये देखना हमारा काम होता है। ओके। और Yes, sir. कोई अगर क्वेश्चन करना चाहे तो दे कैन आस्क डायरेक्टली, बिकॉज क्वेश्चन सेशन अभी ऑन है। शैलेश, मैं डॉक्टर सुधीर। हाँ जी सर, जी भैया, हाँ नमस्कार, प्रणाम। पहले तो एक लाइन प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई जबरदस्त, जी थैंक यू। डॉक्टरी को आप एक नया आयाम पर ले गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले गए, और ज्यादातर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ही वास्तव में डॉक्टरी है। बाकी जी तो हम लोग करते हैं मैनेजमेंट, वो तो आने वाला प्रॉब्लम को विज्ञान के अनुसार। बस खाली इसमें एक ही सावधानी मेरा जोड़ना चाह रहे थे कि हम लोग जब होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो उसमें कई बार विज्ञान है, जैसे विज्ञान का मेरा मतलब है जिसका खासकर मेडिकल साइंस में बुक्स अवेलेबल है, जिसका अपने जी जी लेकिन उसी में आज के युग में हम लोग आयुष के नाम से उसमें देखे होंगे लास्ट में सिद्ध है। जी जी, सिद्धा मेडिसिन, हाँ, सिद्ध, तमिल अच्छा तो तमिल। हाँ, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि है क्या, सिद्ध से क्या मतलब है इसका। अच्छा, सिद्धा मेडिसिन जो है भैया, वो तमिलनाडु का, साउथ इंडिया का, वो आयुर्वेदिक पद्धति है एक। हम्म वहाँ की नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक पद्धति को मिला करके वो सिद्धा मेडिसिन बोलते हैं, हम्म उसकी पुस्तकें हैं। और वो एक पैथी है, वहाँ विद्यालय भी है इसके, हम्म, और हम्म, जी चल रहा है इसमें। चलिए, इसमें और लोग चाहेंगे कि और लोग भी जुड़े हैं, और प्रश्न का सेंसिबल होना जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, जिज्ञासा बिल्कुल उसमें प्रश्न, हर प्रश्न सेंसिबल है बाप, उसे मुझे सीखने के लिए मिलेगा, एक्चुअली सो मेनी थिंग्स विल बी देयर। एक जिज्ञासा होना चाहिए। जी और ये नॉन मेडिकल फील्ड के हमारे लोग अगर पूछेंगे तो ज्यादा रेलिवेंट भी होगा वो। जी। भैया भैया नमस्कार, अभिषेक। नमस्ते। हाँ हाँ अभिषेक भाई, नमस्ते। भैया एक बोलिए। आयुर्वेद, आप आयुर्वेद, योग, बड़ा बहुत बढ़िया सारी चीजों को साथ लेकर आए। एक इसमें जी कहीं पढ़ रहे थे थोड़ा अष्टांग अष्टांग योग के बारे में। एक बड़ी पुरानी जी। आयुर्वेद की कोई किताब है जिसमें कि दैनिक दिनचर्या कैसी हो, खान पान, और जो हम्म जैसे बताया आपने कि चैत के महीने में नीम का जो सेवन हम्म है, क्या वर्जित है, क्या जो है कब किया हो। एक इस पर जी कुछ कंसोलिडेट हाँ अगर हम लोग करें। जी जी, जरूर, जी बिल्कुल, मतलब ये बहुत अच्छा सुझाव है। एक्चुअली वी कैन क्रिएट वन, एक बुकलेट जैसा या ई बुकलेट जैसा हम तैयार जी करेंगे इस पे, ठीक है ना, ये प्लान में है। अष्टांग अष्टांग संग्रह बोल करके, वो वाघ भट्टाचार्य जो ऋषि थे, वाघ भट्ट थे, तो उनका जी उनका जी लिखा हुआ है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, और उसके पहले मेरे पास थोड़ा जी टाइम था। तो मेरा मेरे फ्रेंड है पटना में ही, और एक कजिन भी है, तो मुझे उन लोगों के पास से वो पुस्तक मिल गई, अष्टांग हृदय, ठीक है। तो अच्छा मैंने पढ़ लिया एक हद तक। अभी मेरे पास चरक संहिता के दोनों वॉल्यूम्स है मेरे पास में, मोटी मोटी दोनों ही वॉल्यूम्स है मेरे पास, तो मैं वो पढ़ता रहता हूँ, उससे पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जितना पढ़ोगे आप बिल्कुल उतने अचंभित होगे कि हमारे बुजुर्गों को ये हर बीमारी को देखने का नजरिया बदल गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज। तो इस पे हम लोग काम करेंगे, अवश्य काम करेंगे, क्योंकि दिनचर्या ऋतुचर्या की बात की, तो इस जी पे एक मिल करके कर ही सकते हैं, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद वाले हों और जो भी हों, ठीक है, और लोगों से जी मिलकर बिल्कुल। विशु विशु डबे, बहुत ही बड़ा आइडिया है। हाँ, दो चार लोग उसमें वॉलंटियर करें तो उसको आपके डायरेक्शन में, और जो भी हैं, उसको एक हम लोग बुकलेट जैसा कुछ तैयार कर सकते हैं, ये जी बुकलेट जैसा। जी, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया रहेगा एक। आइडिया। बाकी कलकत्ता आता हूँ तो बिल्कुल, आपसे मिलता हूँ इलेक्शन के बाद। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक यू। भैया मेरा एक सवाल था हाँ जरूर। कि जो आपने जो आयुर्वेदिक जो बताया दांतों के लिए, तो जिनका दांतों का जैसे दांतों में कहते हैं कि 3 लेयर होते हैं, तो वो जो आपने पाउडर बताया कि बना के खुद से उसको यूज कर सकते हैं,
तो वापस से वो दांत अपने जगह पे आ सकता है उसको यूज करने से? देखो, वापस दांत वापस से अपनी जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। ओनली थिंग कि बिकॉज ये आप हमारे सिस्टम में भी पहुंच रहा है, वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। देर इज नथिंग पंजेंट, इसमें फिटकरी भी नहीं डाली है मैंने, ठीक है ना। कोई पंजेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंधा नमक है और जो हमारे नॉर्मल खाने पीने की चीज है, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा देर तक मुंह में नहीं, बिकॉज एवरी केमिकल बहुत ज्यादा भी आप यूज नहीं करिए, नहीं कि उठा के खा लिया, हम हल्दी इतना तेल नहीं खाते, ठीक है। बट इट विल सर्टेनली हील, ये हील करेगा बिल्कुल। ऑयल पुलिंग बोल के एक चीज होती है, जो मैंने अपने कुछ दिन पहले मैंने मतलब 2 साल पहले मैंने एक्यूपंक्चर का एक कोर्स किया था, तो वहां पे नेचुरोपैथी के बहुत सारे फ्रेंड्स मिले सबसे। तो ऑयल पुलिंग बोल के एक चीज है आजकल, कि आप तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल तेल, आपकी प्रकृति के हिसाब से आप 10 मिनट तक मुंह में लेके रखो उसको, ठीक है। उससे मुंह में वो करते रहो 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद धीरे से थूक दो उसको। सो व्हाट हैपेंस, वो बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, तो इट हेल्प्स यू, ठीक है। तो वहां पे आपका ओरल हाइजीन जो हो गया, ओरल हाइजीन और बहुत सारी चीजें उसके अलावा, ये नहीं, ये बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स खींच रहा है वो वहां से, ठीक है ना। दैट्स वन प्लेस वेयर वी कैन डू इट इजीली, ठीक है। तो वो हो गया है। तो ये दीज थिंग्स डू हेल्प एक्चुअली। लेकिन हाँ, अगर दांत का कुछ प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट को भी दिखाइए, जरूर दिखाइए। और बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। अब कोई नहीं। कैल्शियम की कमी है या क्या चीज है, कई लोग, कुछ लोगों का जेनेटिक ही होता है कि पिताजी का भी दांत खराब था, इसका भी खराब है, इसका खराब है। तो बट देन हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। सो एक वो एक तरीका था जो मैं आजमा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे गॉल ब्लैडर में आजकल ज्यादातर लोगों को स्टोन्स बता रहे हैं लोग, जी, तो उसके निकल जाने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? गॉल ब्लैडर का फंक्शन जो होता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करना। ये लिवर हुआ, लिवर से अटैच्ड होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, आपने सवाल पूछा है, 2 मिनट का टाइम दोगे तो मैं दिखाई देता हूँ मैं। बिल्कुल। और उसमें क्या क्या परहेज करना पड़ता है खाने पीने में? अभी ये तो बड़ा बताता बहुत कॉमन सवाल है ये, और सब लोग को फेस करना पड़ रहा है परिवार में, किसी न किसी को हूँ। आ हाँ जाता है स्टोन, लोग बोलते हैं कि हटा दीजिए, निकाल दीजिए। मैं खुद हाँ फेस तो कर रही हूँ, इसलिए मैं पूछना हाँ चाह रही हूँ। तो गॉल ब्लैडर का बेसिक काम है स्टोर करना, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया। अब जब हम खाना खाते हैं, फैट का डाइट आता है, तब उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, निकलता है, ठीक है। लेकिन अब इस समय क्या होगा, गॉल ब्लैडर हटा दिया हमने, तो अब क्या होगा, लीवर जो बना रहा है वो, और गॉल ब्लैडर निकल के कहा जाता है इंटेस्टाइन में, तो वो कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो जैसे जैसे बन रहा है वो धीरे धीरे करके वो लगातार इंटेस्टाइन में जाता रहता है, पित्त जो है हमारा। तो अब वो फैसिलिटी नहीं रही हमारे पास कि जैसे ही आपने ढेर सारा फैट खाया तो फैट इमीडिएटली जाकर के उसको डाइजेस्ट करेगा। तो होगा ये कि आपको फूड हैबिट्स अपनी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। मतलब अगर आप ढेर सारा, अगर मान लो आधा किलो मटन खा जाते थे, आधा किलो घी खा जाते थे आप, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आप डाइजेस्ट ना कर पाए उतना इजीली, थोड़ा ब्लोटिंग का फीलिंग हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी, एक चीज है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। यही है, फूड पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा आपको, आप खुद ही बॉडी अपने आप समझा देगी आपको कि ये चीज आपको सूट नहीं कर रहा, आपको लाइफस्टाइल ऐसे लेना होगा, खाना इतना कम खाना होगा। कुछ लोगों का बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ लोगों की पाचन शक्ति इतनी तगड़ी होती है कि वो आराम से सब। स्कूल और कॉलेज टाइम में भी बच्चों को ये वाली बीमारी, मतलब डायग्नोसिस होने लगी है, जी जी कि बहुत कम एज में भी वो पत्थर निकल गया और डॉक्टर कहते हैं कि आप उसको निकलवा ही दीजिए जब वो फंक्शन ही करना बंद हो गया। जी, 3 महीने के बच्चे का भी हमने निकलवाया है गॉल ब्लैडर। 3 महीने के बच्चे को पेट लगातार और अल्ट्रासाउंड किया, गॉल ब्लैडर में स्टोन मिला उसके। वो होता ये है कि गॉल ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो जो वहाँ एब्जॉर्प्शन और ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस खराब हो जाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, थोड़ा एमपी, इस एरिया में गॉल ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इधर हम क्या बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर दोबारा फंक्शनल नहीं करेगा, तो कुछ करे। दूसरा ये भी कि गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर बड़ा हो गया और वो एक डक्ट होता है वहां से, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें अगर जाके फंस जाता है तो इमिडिएटली आपको बहुत सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, पूरा बॉडी पीला पड़ जाएगा आपका, बहुत पेनफुल होगा, तो ये इमरजेंसी हो जाती है। तो वो भी है। लेकिन हाँ, अगर आप
बहुत सारे मतलब नेचुरोपैथ वाले और एक्यूप्रेशर वाले, एक्यूपंक्चर वाले, ये मतलब एक और मेथड है इसका, लिवर क्लींजिंग बोलते हैं आजकल, क्लींजिंग का बहुत सारा आया हुआ है। तो कई लोगों की मतलब ये ठीक हुई है इससे, कि उसके गॉल ब्लैडर में स्लज था और वो गायब हो गया, मतलब इट हैज डिसअपियर्ड। जो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में, बट आई हैव मेट पीपल, मेरे कांटेक्ट में है लोग, ठीक है, जिनका गॉल स्टोन था एंड दैट डिसअपियर्ड एंड दे आर फाइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट लिवर क्लींजिंग और जो भी उन्होंने नेचुरल जो उसको भरोसा करके उससे किया, तो वो तो तो उसमें मेरा तो हम एक बार दो लोगों से मिले थे, वो लोग कह रहे थे कि नेचुरोपैथी वाला ट्रीटमेंट करके देख लीजिए, अगर 1 साल 2 साल में कुछ होता है तो हो जाए, नहीं होगा तो फिर आप रिमूव कर लो, ऐसा। बिल्कुल वो डॉक्टर ने बिल्कुल, यही सलाह दिया था, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उन्होंने ये सलाह दिया था। जी जी बिल्कुल, किया ही जा सकता है ऑलवेज। हाँ, संजय, इसमें एक दो बात हम जोड़ना चाहेंगे जी भैया। ताकि लोगों को थोड़ा सा सीन क्लियर हो जाए। जी उसमें पहला बात तो ये कि हम लोग मॉडर्न मेडिसिन जब बात करते हैं तो उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को संयम बरतना होता है कि जो एक दो केस है, क्या वो सच में विज्ञान है या संजोग से हुआ है। इसके लिए टोटली एविडेंस बेस्ड मेथड है हम लोगों के पास, जिसमें अगर वो प्रूव और डिसप्रूव किया जा सकता है कि इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो उसके अलावा एक रिस्क बेनिफिट रेशियो भी होता है कि अगर आप पेन गॉल स्टोन है तो पेन होगा ज्यादातर बार, और कब होगा आप खुद नहीं जान रहे हैं। तो क्या बिल्कुल उसको हम उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? कैंसर बदलना, जॉन्डिस में बदलना, इनफैक्ट पैंक्रेटाइटिस हो जाना, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? या फिर उससे ज्यादा सर्जरी ज्यादा सेफ है? ऐसा नहीं है कुछ। अब रह गया बात गॉल स्टोन ना होने का, तो बहुत सारा रीजन होगा, हम तो उसमें है नहीं, लेकिन इतना हम देखते हैं कि लोगों का फूड हैबिट जरूर चेंज हुआ है। जो ऋषि मुनि या पहले के गांव का लोग, अभी भी गांव के पहाड़ी एरिया में खास करके 7 साढ़े 7 बजते बजते शाम तक लोग खा लेते हैं, और ये सच में हेल्प करता है आपको पचने में, भोजन पचने में, क्योंकि उसको काफी लंबा समय मिलता है पचने के लिए। आज लोग 11 बजे रात में, 12 बजे रात में खा रहे हैं। तो इन सब से ये पेट का सारा समस्या, गॉल ब्लैडर का अपना सर रिदम, सब चीज चेंज हुआ होगा। तो हम सभी को सलाह यही देते हैं कि अगर आपको यहाँ तक नींद नहीं आने का जो समस्या बताता है, उनको भी हम कहते हैं कि 8 बजे तक खा लीजिए, तो उम्मीद है कि आपका रिदम सब सुधर जाएगा। क्योंकि नेचुरली, नैसर्गिक रूप से हम लोग बनमानुष के जात में है, बंदर के जात में, तो उनका जो बिहेवियर होगा, फिजियोलॉजी होगा, वही मेरा भी होना चाहिए। और उससे जब हम भटकेंगे और आर्टिफिशियल लाइट में दिन रात को एक जैसा जब कर लेते हैं, तो इस तरह का समस्या बढ़ जा रहा है। इनफैक्ट रोग का समस्या बढ़ जा रहा है, जिसमें सिर दर्द और पेट दर्द या जो भी तरह का हो रहा है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि जीवन शैली से संबंधित बीमारी जो हो रही है, उन सब के पीछे ये सारा चीज है। बस इतना ही बोलना था हमको। बहुत 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 धन्यवाद, आपने मतलब बड़ा अच्छा इसको समअप कर दिया लास्ट में। थैंक यू। एक और क्वेश्चन आया है कि इज देयर ए क्यूर फॉर कैंसर? वो जो सिद्ध मेडिसिन की जो बात चल रही थी, तो उस पे आप 2 लाइन और बता दें या कुछ बता दें डॉक्टर शैलेश कि वाकई में कुछ मतलब उसमें अगर कुछ कंक्रीट, अगर 2 4 लाइन आप और उसमें ऐड करना चाहें, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है सीधा कैंसर के बारे में कि उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, आपने टच किया था अपने पीपीटी में, थोड़ा कुछ चाहे तो उस पर आप प्रकाश डाल सकते देखिए, आजकल क्लेम्स आ रहे हैं बहुत सारे, होम्योपैथी के भी कुछ फिजिशियंस हैं वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा पर्सनल एज सच आई डोंट नो, लेकिन आयुर्वेद की तरह ही है, सीधा जो है, सीधा आयुर्वेद से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, तो आयुर्वेद ही है, सीधा एक मेडिकेशन है सिस्टम। तो लेकिन है कि मॉडर्न मेडिसिन की एक बात है कि एविडेंस बेस्ड है, ठीक है, कि हम इस लेवल तक को ट्रीट कर सकते हैं, इसको इतने को सर्जरी करके हटा सकते हैं, लेकिन बहुत मिराकल अभी भी कैंसर का मिराकल ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली डिटेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर गैजेट्स, अर्ली डिटेक्शन हो रहा है तो अर्ली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे कैंसर क्यूरेबल हैं। सीधा मेडिसिन में पहुंचने के लिए आप अगर हम लोग अगर एक क्लियर का डायग्नोसिस लेके जाते हैं उनके पास में, ठीक है, तो क्योंकि सीधा वालों, एक आध सीधा वालों से मेरी जान पहचान है, लेकिन कैंसर का एज सच कोई गारंटी बोल करके किसी चीज का क्योर नहीं होता, है ना। हाँ, इनिशियल स्टेजेस में सर्टेनली किया जा सकता है, मतलब भरोसा है जैसे कि मुझे। हाँ हाँ, जैसे कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का जब ऐड आता है ना, तो वहां पर बड़ा बड़े तेज शब्दों में वो लोग ने डिस्क्लेमर बोलते हैं। जी जी यहाँ पे जी भी जो हम बता रहे हैं उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी जुड़ा हुआ है
तो आप जरूर जो इलाज कराना चाहें उसके बाद तो आप सलाह लेने बराबर। और क्योंकि इसके और लिए, कोई क्वेश्चन अगर, हाँ सॉरी, बताएं। हाँ नहीं, इसके लिए वो सिद्धा के जो वहाँ कॉलेजेस होंगे जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है ना, तो उनके पास जाकर के ही वही बता पाएंगे कि वो कितना क्योर कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज सच मॉडर्न मेडिसिन में ही हजारों डॉक्टर्स होते हैं, तो इस सबका ज्ञान का लेवल, सबका अप्रोच अलग अलग होता है, इसलिए बोलना थोड़ा मुश्किल है इसे। हम इसमें शैलेश एक चीज जोड़ना चाहेंगे जी कि कैंसर जो है बॉडी का एबनॉर्मल चीज है, जो जी कि डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जी, आपने डिफरेंट पार्ट्स ठीक में। कहा कि उसको अर्ली डिटेक्शन, तो जो भी कैंसर जो अर्ली डिटेक्ट हो जाए और उसका साधन हो डिटेक्ट करने का, तो वो आराम से किस स्टेजेस पर है वो जी उस जी पर निर्भर करेगा कि उसको हम ठीक कर सकते हैं कि जी, नहीं। जैसे हमारे यहाँ आंख में बच्चों का कैंसर होता है, मतलब पेट हाँ, से लेकर के 1 साल 2 साल 3 साल के बाद। रेटिनोब्लास्टोमा, जी हाँ, रेटिनोब्लास्टोमा बहुत ही कॉमन भी है ये। जी और हम देखते हैं कि जल्दी आ जाता है और पेशेंट को हम कन्विंस कर पाते हैं तो जी, 100% क्योर हो जाता है। 100% हो उसी जाता है। तरह से स्किन का कुछ कैंसर्स है, तो बहुत सारा कैंसर है जो बहुत सारी चीजें अभी यूटेरस काफी का, डेवलपमेंट ब्रेस्ट का। तो बहुत, इसलिए होपलेस होने की जरूरत नहीं है, मेरा ये कहना था कि जी आप जी, होपलेस मत होइए किसी भी लेवल पर। काफी हद तक मेरा तो ये आजकल तो कैंसर सर्वाइवर भी हमारे ग्रुप में बहुत है, हमारे मतलब मित्र मंडली में जी तो जी काफी लोग हैं। और जहां तक क्योर का बात है, क्योर भी हम लोग सांख्यिकी के बात में बात करते हैं कि मतलब स्टैटिस्टिक्स में, कि अगर अभी मान लीजिए आप 60 साल के हैं, 10 साल और जी लेंगे जी तो उसको क्योर ही मानेंगे बेसिकली। और ये पेन फ्री हो गया, लाइफ स्टाइल अच्छा रहा तो उसको भी क्योर ही मानेंगे, जी। क्योंकि अमर होके तो हम लोग कोई आया नहीं है। बस इतना ही मेरा कहना था इस संबंध में। मेरा एक सवाल है, बहुत जी फनी जी, है लेकिन फिर भी मन कर रहा है पूछने का। बिल्कुल क्या बिल्कुल। व्हाइट बाल काला हो सकता है और आंख का रोशनी वापस आ सकता है व्हाइट बाल बिना तो हम चस? काला कर व्हाइट नहीं, बाल वो तो हम काला वो करके तो बैठे हैं। डाई तो ठीक है, मतलब कोई भी योगा या कोई आसन या बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ बिल्कुल। अ, जिसमें मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ था स्कॉट से, दिल्ली स्कॉट्स में कार्डियक एनेस्थीसिया के लिए, तो बहुत ही स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। तो 1.5 से 2 महीने तक उतने में ना मेरे सारे बाल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, बिल्कुल जैसे ही बैक टू लाइफ स्टाइल, इट बिकेम बेटर। तो ओह, लीवर आपका खास करके, मतलब लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक अगर आपका ठीक करते हैं ना आप, तो इट कैन सर्टेनली बिकम, इट बिकम्स। और अभी ओल्ड एज का आईसाइट? नहीं बता रहा, बट यंग एज में आपके, अरे मतलब आपके एज में ये दिस कैन कैन बी रिवर्टेड, यंग एज में जो अच्छा होता है रिवर्ट, इट कैन बी रिवर्टेड बिकॉज। अच्छा अच्छा। और जी आंख की रोशनी जैसे हम लोग का धीरे धीरे अब कम हो रहा है, हाँ, तो तो क्या? ये आंख की रोशनी इस उम्र में सही क्या बात। होता है ना, हमारा लेंस और जो मसल सपोर्ट करते हैं आंख की रोशनी के लिए, बस सुधीर भैया है, तो बट हम क्या बोल रहे हैं, उधर है हम लोग। नहीं नहीं, अब आंख बताइए भैया। सबसे सबसे पहले तो हम ये बोलें कि आंख का रोशनी आपका कम नहीं हो रहा है। हम्म, ये गलतफहमी है कि चश्मा लगाने से आंख कमजोर हो गया या आंख खराब हो गया, बल्कि ये एकदम गलत बात है। दुनिया में दो ही तरह का लोग हैं, एक जो चश्मा लगा रहा है और एक लगाएगा। नहीं लगा था। तो तीसरा पे जिस तरह से केवल चलने वाला और दौड़ने वाला को जूता हम लोग देते हैं, उसी तरह से चश्मा उसी को है जिसका आंख ठीक है। ब्लाइंड आई को तो आंख चश्मा दे नहीं सकते। हाँ और इस बोलने का मेरा मतलब ये है हाँ हाँ कि हाँ। हम लोग अलग अलग पैदा हुए हैं, अलग अलग शरीर है, अलग अलग, इसीलिए तो जूता की दुकान में तरह तरह का जूता है, हम्म हर साइज का, शर्ट की दुकान में हर साइज का शर्ट। तो हमारा आंख भी नैसर्गिक रूप से अलग अलग है। लेकिन हम्म। हम लोग क्या किए हैं कि सबके लिए क्लासरूम एक ही जैसा बना दिए हैं, सिनेमा हॉल सबके लिए एक ही जैसा, एक ही बना दिए हैं ताकि अपने सीट से देख देख पाए। हम्म उसके लिए केवल एडजस्टमेंट करके इक्विलाइजर के रूप में एक चश्मा लगाते हैं। चश्मा को बीमारी के रूप में ना लिया जाए, एक सामान्य चीज है। कम दिखने का मतलब हुआ चश्मा से भी आपको दूसरे के मुकाबले कम दिख रहा है, तब उसका कारण खोज करके हम लोग उसका अगर निदान है तो करते हैं। जैसे मान लीजिए मोतियाबिंद हो गया, चाहे और कोई डायबिटीज से होने वाला खराबी, आजकल सबसे ज्यादा कॉमन तो डायबिटीज से होने वाला खराबी ही है। मेरा तो यही कहना है कि सब लोग अपना अगर डायबिटीज है तो कंट्रोल रखिए। खान पान हो गया, या आंखों का जो सूक्ष्म प्राणायाम जो होता है, हाँ जो एक्सरसाइजेज है आंख के, वो करना है आपको, खाने पीने का ध्यान रखना है, पढ़ाई कर रहे हो तो रोशनी का ध्यान रखना है, धूप में जा रहे हो तो गॉगल्स या जो भी आपका पोलराइड जो है वो सब, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने से थोड़ा बेटर रहेगा, कंट्रोल में रहेगा ऑब्वियसली।
आँख के योग बारे में में एक लाइन मैं संगीता बता दूं। अभी मतलब वी आर वेरी लकी कि अभी हमारे जो सुधीर भैया, बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एसोसिएशन से बाहर के लोग हैं, और उनके जानकारी के लिए डॉक्टर सुधीर हमारे केंद्रीय केवी कंकड़बाग पटना अलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और ये हम सब के लिए बड़ा मतलब वी आर लकी कि वो हमारे साथ हैं। तो आंखों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है और तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकती हैं। और हम्म। दूसरा एक और कि उनका जो पॉडकास्ट हुआ था 2 महीने पहले, उसका पूरा लिंक, पूरा पॉडकास्ट जो है वो यूट्यूब पे है, उसका लिंक हम भेज देंगे। और आपके जो 2-3 सवाल आ रहे थे तो मुझे पूरा ज्ञान आ गया कि क्या जवाब वहां पे दिया गया था। आप चाहे तो बड़ा यूजफुल है, आप अपने परिवार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंखों के बारे में सुधीर भैया ने बताया था। ऑलमोस्ट लाइक 360 डिग्री का पूरा विवरण उसमें आ जाता है कि हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो उसको आप दोबारा से भी जाके देख सकते हैं वहां पे। और उसके बाद भी अगर ना मिले तो फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हैं उसमें। जी बिल्कुल। वैसे तो सुधीर भैया हमारे पड़ोसी ही हैं, उनका हाँ जो हाँ हाँ, क्लिनिक है इसलिए तो हमको लगा। मीठापुर में है शायद, हाँ, है ना? मीठापुर में है। आप हम लोग, मेरे पिताजी, आपके पिताजी सब जी क्लोज जी हैं। जी जी जी। फादर इन लॉ मेरे, हाँ। हाँ हाँ। हाँ। लेकिन हमारे डॉक्टर पास का फीस देना भूलना मत। और क्या? किसी को डायरेक्टली कोई सवाल अरे पूछना हो तो डॉक्टर का पूछे। फीस जरूर दे देना, दोस्ती है फिर भी। अगर किसी और को कोई तो सवाल ना पाप पूछना हो तो लगेगा आगे ऐसे के में। प्रोसीडिंग के लिए हम लोग संजय सिंह 1987 बैच के जो हैं और हमारे अलुमनी एसोसिएशन के बड़े एक्टिव वो मेंबर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे के प्रोसीडिंग्स आप लेके बढ़ाएं। संजय सिन्हा ज्ञानेंद्र का कुछ क्वेश्चन है शायद, हमें लगता है। ज्ञानेंद्र वो की हो गया क्वेश्चन आंसर। सर उन्होंने आंसर दे दिया था भैया। और ओके 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 ओके। हाँ। संजय सिंह भैया। धन्यवाद संजय भैया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये दायित्व आज सौंपा गया। शैलेश सर को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए मैं शैलेश सर को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से ये बहुमूल्य समय निकाला और हम लोगों को एक होलिस्टिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानकारी दी। जो मैंने महसूस किया वो ये किया कि जो होलिस्टिक अप्रोच। आप म्यूट हो गए हैं। संजय म्यूट हो गए आप। कैमरा ऑन, ऑडियो ऑन कीजिए अपना। सब लोग म्यूट हो गए। नहीं नहीं, वो लग रहा है कि एडमिन दानिश। हाँ हाँ, एडमिन से हो गया है, सब लोग म्यूट हो गया। हाँ, सुनाई दे हाँ रहा भैया? ठीक। नहीं, साउंड हाँ गिरा हाँ, आ था। गया। ओके ओके, आ गया। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यह दायित्व धन्यवाद ज्ञापन करने का दिया गया। मैं शैलेश सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे एसोसिएशन के लोगों को अपने विचार रखकर बताया। उनका जो विषय था होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर, बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने इसमें जो मेन था मुद्दा, उसमें हमको ये ऐसा लगा, महसूस हुआ कि नेचुरल थेरेपी के बारे में ज्यादा था कि लाइफ स्टाइल कैसे रखें, बॉडी का मेरा साइकिल कैसा हो, एज के हिसाब से बॉडी का साइकिल कैसे हो, कैसे उसको हम टाइम मैनेजमेंट में थॉट प्रोसेस के थ्रू अडॉप्टिंग नेचर के जो नेचर है हमारा उसको अडेप्ट करते हुए, अपनी इम्यूनिटी को देखते हुए, अपने एज को देखते हुए, टाइम को देखते हुए और दूरदर्शिता को देखते हुए कि कैसे उसको क्योर करें। तो ये एक व्यक्ति का डिजीज का नहीं बल्कि एक पूरे व्यक्ति का इलाज है। नॉट ओनली फॉर एनी सिम्टम बट उसके जड़ से खत्म करने वाले और आने की वाली कोई बीमारी नहीं हो। इन संदर्भ में भी ये होलिस्टिक का मेन पर्पस यही था कि सग्रम जो इलाज हो वो हो और क्योरिटी इसमें मोर इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन से ज्यादा, कि कैसे उसको क्योर करें लाइफ स्टाइल से और नेचर के साथ मिलकर। तो शैलेश भी सर ने जो हमें आज अपना ये दिया वो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, योग सभी का मिक्स था। और योग, उसमें योग भी था, आयुर्वेद भी था, होम्योपैथिक भी था, एक्यूप्रेशर भी था, नेचुरोपैथी भी था, आधुनिक चिकित्सा का भी सारे रूप उसमें संयोजन के रूप में संयोजन था उसका। और हम इसमें ये पाए कि नेचर से के थ्रू जो इलाज का पद्धति हम लोग अपनाएंगे अपने लाइफ स्टाइल में, अपने उम्र के हिसाब से, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने खान पान के हिसाब से, तो वो बहुत ही ज्यादा हमको बेनिफिट देता है किसी भी इलाज को
या किसी भी बीमारी को क्योर करने में। ये मैंने अपने महसूस किया कि शैलेश सर ने दिया। उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही प्रेरणादायक था हम लोग के लिए, और आत्मसात करने वाली बातें उन्होंने बताई। उनका जो सहयोग और जो उनका विचार था वो सराहनीय है, और मैं इनके लिए उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और अपने केवी एलुमनी एसोसिएशन के तरफ से ये हमेशा मेरा निवेदन है और आग्रह भी है कि भविष्य में भी वो अपना समय निकाल के कभी कभी हम लोग को अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को साझा करते रहें, ताकि जो उस फील्ड के लोग नहीं है उन्हें वो ज्ञान मिले, वो उन्हें दिशा मिले और जानकारी भी प्राप्त हो। साथ ही साथ मैं धन्यवाद जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी एलुमनी के सदस्य भाई बहन हैं यहाँ, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक शैलेश सर की बातों को सुना, शैलेश सर के बातों को, बताई हुई बातों का आत्मसात किया और प्रश्न भी उनसे पूछे। साथ ही साथ मैं एलुमनी के वर्किंग कमेटी के सदस्य, टेक्निकल कमेटी के सदस्य और मेंटर्स, जिसमें संजय सिन्हा सर हैं, मणिकांत सर हैं, तानिश है, परविंदर है, अर्चना है, सुधा मैम है, इन लोगों ने जो कार्य किए हैं, जो एलुमनी को यूनाइट करके फिर से हम लोगों को सुचारू चलाने के लिए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके बिना ये पूरा हो नहीं पाता। ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और शैलेश सर का जो ज्ञान हम लोगों को दिया अपने टॉपिक पर, बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्रेरणादायक था। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भैया। एक लास्ट बिफोर वी फिनिश, एक रिक्वेस्ट आया है, और बड़ा अच्छा वो रिक्वेस्ट था बीच में। आशा भोसले जी, मतलब आशा ताई जी का उनका निधन तो हो गया है, लेकिन अगर श्रद्धांजलि होती है तो अगर कोई संगीतज्ञ होते हैं तो आप एक दो लाइन गाना गुनगुना सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आया है डॉक्टर शैलेश के लिए, उनकी अरे प्रतिभा को देखते हुए, कि आप अगर 2 लाइन से आज के कार्यक्रम को अगर समाप्ति करें, अगर आप आशा जी के कोई किसी भी गीत के 2 लाइन गुनगुना के अगर आप उसकी समाप्ति करें। संजय सिंह भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था भैया कि कोई ऐसा गाना हो जो हम लोग कोरस में भी साथ दें, ये हम लोग की तरफ भी श्रद्धांजलि होगा मैम को। आशा जी का सारा गाना सबको पता है, तो आप कोरस के तौर पे तो सब लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो शैलेश, अगर आप अच्छा जी, नहीं तो या ढूंढना कोई पड़ेगा चाहे आशा तो जी का। शैलेश को कोई अगर हेल्प भी करना चाहे तो मतलब कोई भी सबा बता ने सकता किया, है। डॉक्टर सबा, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस थिंग। आशा जी के इतने सारे गाने हैं, लेकिन वो मौका ऐसा है। आगे भी जाने न तू, ओह लाइन गजब। बड़ी अच्छी है। आगे भी, ऐसा वाला यस यस बस यस। जो भी है वही एक पल है, या फिर कोई और। नहीं ठीक है वही। आशा जी, आगे भी जाने जाने न न तू, तू, पीछे पीछे भी जाने ना न तू, जो भी जो है भी है बस बस यही यही एक एक पल पल है। है। आगे भी जाने आने न तू, पीछे पीछे भी भी जाने ना जाने तू, जो जो भी भी है है। बस यही एक पल है। बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत बढ़िया 2 सेंटेंस आपने याद दिलाया संजय भैया। एक और लाइंस बहुत तो बहुत अच्छा था। ये तो आज की डेट में सबके लिए, आगे भी जाने सुंदर, ना तू, सही बात। बहुत अभी सुंदर। अगला कदम क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। सही में बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ अब आज के थैंक यू डॉक्टर कार्यक्रम की साहब। समाप्ति करते हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू शैलेश, चलिए, और बहुत ये अच्छा गीत रहा। भी भैया, ये गीत भी भैया शैलेश सर के उस टॉपिक से बिल्कुल ही मेल खाता है। इसका थीम ही यही था कि हर पल का आनंद ले और भविष्य की चिंता न करने का संदेश देता है। सही बात है। थैंक्स और एवरीवन अगेन। Thank थैंक्स you ऑर्गेनाइजिंग everyone for joining this टीम। fantastic session. Have a थैंक यू great weekend. शैलेश भैया, थैंक यू एवरीवन। Thank you थैंक Salesh यू भैया, थैंक यू संजय भैया, एवरीवन। सबको thank you. Thank you everyone. Thank you, Sally.